नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो नीतीश कुमार के साथ 160 हैं, तो क्या नीतीश के ठाठ हैं? बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, क्या नीतीश ने बीजेपी से अपना पिंड छुड़ाया है या नीतीश ने अपना बुढ़ापा सुधार लिया है? तीसरा सवाल, क्या विपक्ष को मोदी से टकराने वाला एक नेता मिल गया है? चौथा सवाल, क्या प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को ने पंख देने का एक मौका, एक अंतिम मौका नीतीश कुमार को मिल गया है? इससे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, तेजस्वी यादव के साथ कैसे निभे? तेजस्वी यादव फिर कहेंगे कि इतने इतने मंत्रालय चाहिए, इतने कलेक्टर बदल दो, इतने एसपी बदल दो, यादव लगा दो, फलानी जाति के लगा दो। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? या आपस में इस बार कोई समझौता हो गया है और दोनों झुके हुए हैं, दोनों एक तरह से मजबूर थे और मजबूरी के दो साथी हैं जो साथ आए हैं, तो ये गठबंधन लंबा समय चलेगा। एक और सवाल आप कहेंगे, क्या बीजेपी इस हार को, इस अपमान को आसानी से पचा जाएगी? अभी तो बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, 40 लोग तोड़े और महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार को उखाड़ फेंका और 48 लोकसभा सीटें अपने लिए एक तरह से उसका एक बड़ा हिस्सा अपने लिए सुरक्षित कर लिया। लेकिन वहीं 40 सीटें बिहार की, जिसमें से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, वो खतरे में पड़ गई। तो क्या तात्कालिक खतरा कांग्रेस पर है, उसके 19 विधायकों को तोड़ फोड़ने की कोशिश होगी? क्या आरजेडी में भी तोड़फोड़ हो सकती है? क्या नीतीश की पार्टी में भी तोड़फोड़ हो सकती है? क्या ईडी सक्रिय होगा? कहा जा रहा है कि मुश्किल से 1 या 2 विधायक है जिनकी कोई फाइल है ईडी के पास पुराने मामलों की, वो खुल सकती है। लेकिन सृजन घोटाला, बालिका जो गृह था उसका घोटाला और तमाम कुछ चीजें सामने आई थी, क्या उसकी फाइलें दोबारा से खुलेंगी? बड़ा सवाल था। सबसे पहले नीतीश के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश क्या अब विपक्ष की राजनीति करेंगे? क्या विपक्ष उन्हें स्वीकार लेगा? क्या सोनिया गांधी पुत्र मोह से ऊपर उठकर नीतीश कुमार को कन्वीनर बना देंगी एक तरह से, या उस दिशा में अपनी सहमति दे देंगी? बनाने की तो हैसियत सोनिया गांधी की नहीं है इस समय। कुल मिलाकर विपक्षी दलों का जो हाल है, क्या विपक्षी दलों में नई जान आएगी? क्या बिहार और उसके आसपास राज्यों में इस गठबंधन का, इस महागठबंधन का असर पड़ेगा? ये कुछ तमाम सवाल उठते हैं। ममता क्या करेंगी? केसीआर, चंद्रशेखर राव क्या करेंगे? शरद पवार क्या करेंगे? क्या खुलकर नीतीश के साथ या नीतीश के पीछे लामबंद हो जाएंगे? नीतीश की छवि अच्छी है, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई निजी आरोप नहीं है, ये तमाम चीज़ें उनके हक में जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर चाराचूर लालू यादव की पार्टी के साथ समझौता करना, उस तेजस्वी यादव के साथ समझौता करना जिसने अपने चाचा के लिए क्या क्या नहीं कहा था, तो क्या ये आरोप नहीं लगेंगे? क्या बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं करेगी कि नीतीश अवसरवादी है, पलटी मार है और भ्रष्टाचारियों के साथ चले गए हैं? पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष भ्रष्टाचारियों का महागठबंधन बनता जा रहा है और अकेले मोदी ही देश को चला सकते हैं, संभाल सकते हैं। ये एंगल पर बात करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी की मजबूरी देख लेते हैं। देखिए, जाति के आंकड़े समझे जाएं और जातिवाद बहुत है वहां पर, धर्म भी नहीं तोड़ पाता जातिवाद को, हिंदुत्व भी बिहार की सीमा में पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। तो मुस्लिम 17%, 18%, यादव 14-15%, ये दोनों मिलकर ही 30-32% हो जाते हैं। इसके अलावा नीतीश के जो कुर्मी जाति के वोट हैं वो करीब 4%। हालांकि कुर्मियों में 3 गोत्र माने जाते हैं, जिसमें से एक गोत्र जिसकी संख्या सबसे कम है उसका प्रतिनिधित्व नीतीश करते हैं। लेकिन नीतीश अपने साथ महिलाओं को, ईबीसी को, महापिछड़ों को, पसमानदा मुसलमानों को, सबको ले आते हैं, तो कुल मिलाकर क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये सब मिलाकर हो गए करीब 36%। इसके अलावा जो मुसहर हैं, दुसाध हैं, तेली हैं, ये 8-9% हो जाते हैं। कुशवाहा हैं, 8% करीब हो जाते हैं। उधर बीजेपी के पास अगड़ा वोट है। अगड़े यानी जिसमें कांग्रेस की भी थोड़ी बहुत सेंधमारी है। अगड़े यानी 5-6% भूमिहार, 5-6% वैश्य समाज के लोग, 5-6% राजपूत, 5-6% ब्राह्मण, कुल मिलाकर 22% के आसपास। कुशवाहा भी जोड़ लिए जाए तो मान लीजिए 30%। अब कुल मिलाकर बचते हैं ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का वोट, जो गैर यादव ओबीसी है
और जिसमें बड़ी जातियां भी ओबीसी की हटा दी जाएं तो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के 30% वोट पड़ते हैं। तो क्या बीजेपी कोई ऐसी सोशल इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो सकती है? पासवान उनके साथ आ सकते हैं, चिराग पासवान, दूसरे पासवान गुट तो है ही उनके साथ। इसके अलावा कोई छोटी पार्टियों को ले सकते हैं और अपना एक गठबंधन बना सकते हैं। अब नए युवाओं को मौका मिलेगा राजनीति में, उनको पहली बार टिकट मिलेगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बीजेपी और जो जनता दल यू का गठबंधन था तो 115 विधानसभा की सीटें बढ़ती रही और लोकसभा की 17 सीटें और 6 सीटें पासवान के हिस्से आती रही, 40 सीटें कुल मिलाकर। तो बीजेपी के लिए ये दिक्कत है। और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी, तो लाभार्थियों पर भी अच्छी खासी पकड़ नीतीश कुमार की है। राष्ट्रवाद बिहार में अकेले, उसके दम पर, अकेले अगड़ों के दम पर बीजेपी कभी सत्ता में आ नहीं सकती। अगर आती या आने की कोई संभावना होती तो नीतीश कुमार के इतने नखरे नहीं उठाती। खुद की 77 सीटों के बावजूद खुद का मुख्यमंत्री बनाती वो। नीतीश के जो 43 एमएलए, अब तो 45 हो गए, जब जीत कर आए थे तो 42 या 43 थे, तो उन नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाती। तो बीजेपी की मजबूरी ये है। अब बीजेपी को नए सिरे से एक तरह से बिहार में अपने गठबंधन को खड़ा करना है और नीतीश के लिए जरूरी है कि उनको 2 मोर्चे पर लड़ना है। एक, बिहार में महागठबंधन को कैसे संभाल कर रखना है, पार्टी टूटे नहीं, महागठबंधन की पार्टियां नहीं टूटे, उनमें बिखराव नहीं हो और सरकार वो बेहतर ढंग से चला सके। और तेजस्वी यादव की जो कुछ इस तरह की मांगे हैं जिनको वो पूरा नहीं करने की स्थिति में होंगे, लेकिन उसके कारण मतभेद, मनभेद उभर कर पब्लिक के बीच में नहीं आए, इनका ख्याल रखना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर भी जब एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है, माना जा रहा है कि एक आध दिन में वो सोनिया गांधी से दिल्ली में आकर मिल सकते हैं, शरद पवार और बाकी नेताओं से मिल सकते हैं, तो फिर वो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। वो जिम्मेदारी क्या उठाने की स्थिति में नीतीश कुमार होंगे और क्या उनकी स्वीकार्यता होगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मोटे तौर पर एक दिलचस्प संयोग ये है कि देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से नीतीश कुमार का पलटी मारने का बड़ा संबंध है। 2013 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही हुआ करते थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी जो यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में उन्होंने वोट दिया और अगले ही साल वो एनडीए से अलग हुए। 2017 का चुनाव आया, तब यूपीए के साथी थे, महागठबंधन के साथ नीतीश थे, मुख्यमंत्री थे लालू की पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, जो कि बिहार के उस समय गवर्नर थे। तो नीतीश कोविंद के साथ चले और अगले ही साल हट गए, उसी साल एक तरह से हट गए और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब 2022 में किसके साथ थे वो? एनडीए के साथ थे। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, आदिवासी महिला, उनके पक्ष में आए। पहले 2 राष्ट्रपतियों के मुकाबले इस बार थोड़ा उल्टा हुआ, वो पक्ष में आए, लेकिन फिर सावन में पार्टी छोड़ दी, गठबंधन छोड़ दिया और नया गठबंधन बना लिया, नए सिरे से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। पहले भी 2017 में भी, तब भी सावन का ही महीना था। तो सावन का नीतीश कुमार की जिंदगी में बड़ा योगदान है, हिस्सेदारी है। सावन मतलब बहार, सावन मतलब मौसम अच्छा होना, खुशगवार होना, बाहर आना। और नीतीश क्या गुजरात अपने स्टेट के अंदर, बिहार में क्या बहार ला पाएंगे, विकास की बहार ला पाएंगे? पीके ने तो उनके लिए एक नारा गढ़ दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इस तरह की बात कर दी थी उन्होंने। लेकिन सारे नेशनल पैरामीटर्स में बिहार सबसे नीचे के स्तर पर आता है। मनरेगा की मजदूरी सबसे कम, पर कैपिटा इनकम सबसे कम, किसानों की आय सबसे कम, स्वास्थ्य पर खर्चा औसत रूप से देश भर में जितना है उससे करीब 40-50% कम। इसी तरह शिक्षा पर जो देश भर में खर्चा होता है उसके मुकाबले सबसे कम खर्चा बिहार में होता है। तो ये एडवर्स कंडीशंस हैं जिससे नीतीश की सरकार को जूझना पड़ेगा। और पहले तो उनको केंद्र से मदद भी मिल जाती थी। कुछ परियोजनाओं में जो केंद्र परिवर्तित योजना है उसमें 80%, 84% तक की वित्तीय सहयोग केंद्र से मिल जाता था। अब तो वो मिलने में भी दिक्कत आएगी। तो ऐसे में नीतीश कैसे अपने आप को विकास पुरुष के रूप में, सुशासन बाबू के रूप में पेश कर पाएंगे जब बीजेपी उन पर चौतरफा हमले करने से बाज नहीं आ पाएगी? तो ये भी नीतीश के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन विपक्ष में एक नई जान आई, इस बात से कोई दो राय नहीं है। आप में से कुछ कह सकते हैं साहब
नीतीश अवसरवादी थे, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए बीजेपी के चंगुल से निकल भागे, बीजेपी का पिंड छुड़ा लिया और उसी लालू की चोर पार्टी के साथ, चोर पार्टी से मतलब बीजेपी जो आरोप लगाती रही, चारा चोर पार्टी करके इनके साथ चले गए। तो इसमें विपक्ष को क्यों खुश होना चाहिए? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति। लेकिन फिर भी विपक्ष को लग रहा है कि अब 40 सीटें में से 39 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी, वहां दिक्कत आ सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास जितना वोट है और महागठबंधन का जितना वोट है, उस हिसाब से अगर लोकसभा चुनाव के में वोटिंग हुई उस जातिवादी फैक्टर को आधार बनाकर, तो बीजेपी की 12-13 सीटें यानी एनडीए की 12-13-14 सीटें से ज़्यादा नहीं आ पाएंगी, जो पिछली बार के मुकाबले करीब करीब 1/3 होंगी। इसकी भरपाई बीजेपी को करनी पड़ेगी, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर इससे दूसरे राज्यों की, बगल का उत्तर प्रदेश राज्य की सीटें भी प्रभावित होंगी। उत्तर भारत के अंदर भी एक नई जान विपक्ष में आएगी। तो बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, इस जोड़ी के खिलाफ क्या हम देख सकेंगे आने वाले वक्त में कि एक ही मंच पर नीतीश कुमार खड़े हैं, राहुल गांधी खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं, ममता बनर्जी खड़ी है, चंद्रशेखर राव खड़े हैं, स्टालिन खड़े हैं, शरद पवार खड़े हैं? क्या ऐसा कोई महबूबा मुफ्ती खड़ी है? क्या ऐसा कोई मंजर हमारे सामने आएगा, या फिर वो सिर्फ दिखावे के लिए, फोटो शूट के लिए आएगा? अभी भी जब मंत्री कल शपथ ग्रहण करेंगे तो कई आपको विपक्षी पार्टियों के भी नेता, छोटे नेता, बड़े नेता, प्रतिनिधि, महासचिव वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो इस तरह का निशान अखबारों के लिए, टेलीविजन चैनलों के लिए ही होगा, या कुछ इस पर भी काम होगा और मिलकर कोई कन्वीनर का समन्वय समिति बनाना, विपक्ष की समन्वय समिति की अध्यक्षता नीतीश को सौंप देना, नीतीश का ये कह देना कि साहब मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूँ, हम तो सिर्फ एक मुकाबले करने के लिए मैं सामने आ रहा हूँ, संवाद के लिए सामने आ रहा हूँ, संपर्क सूत्र के रूप में सामने आ रहा हूँ, पुल बनाने के लिए काम में सामने आ रहा हूँ, हरकिशन लाल सुरजीत या फिर देवीलाल जैसी भूमिका में सामने आ रहा हूँ। क्या वो ये कह पाएंगे? क्या वो कहेंगे तो कितने लोग उन पर यकीन करेंगे? अपोजिशन पार्टी में कुछ लोग यकीन करें, क्या जनता में ये यकीन आ पाएगा? क्या महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई और तमाम दूसरी चीजों के खिलाफ नीतीश एक महाजन आंदोलन को जगह दे पाएंगे? जेपी के बाद जगह बहुत खाली है, समाजवादी आंदोलन की भी जगह अकेली अब नीतीश ने संभाल रखी है, तो बड़ी भारी जिम्मेदारी इस रूप में उनके ऊपर आती है। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कहानी आगे कहाँ घूमती है। कुछ लोग कहते हैं कि देश बाद में सोचता है, पहले बंगाल सोचने लगता है, या कुछ लोग कहते हैं बिहार भी सोचने लगता है, और बिहार में तो बच्चा पैदा होता है तो भी राजनीति के काका से वो परिचित होता है। तो नीतीश क्या इस दिशा में कितना कुछ कर पाएंगे, ये भी देखना बहुत बहुत दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।